हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ शिशुनाग वंश, नंद वंश और भारत में विदेशियों का आक्रमण जैसे ईरानी, यूनानी। उसके बाद पढ़ेंगे मौर्य वंश। ये मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मगध साम्राज्य का विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं, हर्यक वंश का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, नंद वंश और भारत में विदेशियों का आक्रमण। मगध साम्राज्य में 7 राजवंशों का राज्य था। 7 राजवंशों ने शासन किया था। उसका ट्रिक बनाए थे हसीन, मासुक, सात। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, कणव वंश और सातवाहन वंश। तो दूसरा वंश है शिशुनाग वंश। इनका शासन काल रहा 412 से 345 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश के प्रथम शासक या संस्थापक है शिशुनाग। इन्होंने ही, ये है नागदशक के दामाद, नागदशक के दामाद। इन्होंने ही नागदशक की हत्या कर दी थी। शिशुनाग ने ही नागदशक की हत्या कर दी थी और नए वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग वंश। नागदशक हर्यक वंश के शासक हैं, हर्यक वंश के अंतिम शासक। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या की थी शिशुनाग ने और नए वंश की स्थापना की थी शिशुनाग वंश। इन्होंने वश और अवंती महाजनपद को जीता। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की मृत्यु के बाद अवंती मगध साम्राज्य में स्वयं ही शामिल हो गया। इन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया था उत्तर में मालवा से लेकर बंगाल तक। तो विस्तार होगा मगध साम्राज्य का उत्तर में मालवा से लेकर बंगाल तक। इन्होंने राजधानी बनाई थी वैशाली। अब देखते हैं शिशुनाग के पुत्र कालाशोक। शिशुनाग वंश में 2 ही राजाओं का वर्णन मिलता है। तो देखते हैं कालाशोक द्वितीय शासक है। इनका शासनकाल है 394 से 366 ईसा पूर्व। इन्होंने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। पर अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था, तो आंसर होगा उदयन। और सबसे पहले पाटलिपुत्र शहर को ही उदयन ने अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद कालाशोक ने भी अपनी राजधानी बनाई थी उदयन को। पर जब एग्जाम में पूछा जाए पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया, तो आंसर होगा उदयन। फिर से राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगीति इन्हीं के काल में हुआ था। पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के काल में। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व और अध्यक्ष थे सर्वकामी या सबकामी। अध्यक्ष सर्वकामी या इन्हें ही कहा जाता था सबकामी। और शासक कालाशोक। कालाशोक का उपनाम था काकवर्ण, अर्थात काकवर्ण। काक का अर्थ होता है कौवा और वर्ण का अर्थ होता है रंग, कौवे के रंग वाला। इनका उपनाम था काकवर्ण।
काक अर्थात कौवा, वर्ण अर्थात रंग, कौवे के रंग वाला। अब देखते हैं नंदीवर्धन। ये है शिशु नागवंश के अंतिम शासक। बस इतना ही जानना है इनके बारे में। तो शिशु नागवंश के अंतिम शासक है नंदीवर्धन। इनकी हत्या कर देते हैं महापद्मानंद। महापद्मानंद इनकी हत्या कर देते हैं और नए वंश की स्थापना करते हैं नंद वंश की। महापद्मानंद ने इनकी हत्या कर दी। एक बार शिशु नागवंश को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इनका शासनकाल है 412 से 345 ईसा पूर्व। पहले शासक है शिशु नागवंश के संस्थापक व पहले शासक है शिशुनाग। इनका शासनकाल है 412 से 394 ईसा पूर्व। नागदशक के दामाद थे। नागदशक की हत्या करके, नागदशक हर्यक वंश के थे, इनकी हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इन्होंने 2 महाजनपदों को जीता जो कि है वस्त और अवंती। इन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया था उत्तर में मालवा से लेकर बंगाल तक। राजधानी इन्होंने बनाया था वैशाली को। उसके बाद द्वितीय शासक कालाशोक। इनका शासनकाल है 394 से 366 ईसा पूर्व। राजधानी पाटलिपुत्र। दूसरी बार इन्होंने राजधानी बनाई, सेकेंड बार। और पहली बार इन्होंने उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। और पाटलिपुत्र शहर बसाने वाला है उदयन, हर्यक वंश के द्वितीय शासक। इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व। और अध्यक्ष थे सर्वकामी या सबकामी शासक कालाशोक, उपनाम काकवर्ण अर्थात कौवे के रंग वाला। अंतिम शासक है शिशु नागवंश के नंदीवर्धन। इनकी हत्या कर देते हैं महापद्मानंद। महापद्मानंद हत्या कर देते हैं और नंद वंश की स्थापना करते हैं। और नंद वंश का शासनकाल है 345 या 344। किसी किसी बुक में 344 भी दिया रहता है। महापद्मानंद नंद वंश के प्रथम शासक। नंद वंश के प्रथम शासक व संस्थापक। प्रथम शूद्र शासक। मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र शासक है महापद्मानंद। प्रथम शूद्र शासक। इतिहास में इन्हें सर्वक्षत्रांतक कहते हैं। क्योंकि इन्होंने सारे क्षत्रियों को मारकर मगध साम्राज्य में अपना कब्जा कर लिया था। सर्वक्षत्रांतक अर्थात क्षत्रियों को मारने वाला। सर्वक्षत्रांतक अर्थात सारे क्षत्रियों को मारने वाला। इन्होंने अन्य उपाधि भी धारण की थी, जैसे भार्गव, एकराट और एक है पृथ्वी का राजा। जब इन्होंने कलिंग विजय की थी तो इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। कलिंग के राजा के हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग विजय की जानकारी मिलती है और इनके इस उपाधि की जानकारी मिलती है। यह है पहला चक्रवर्ती राजा, मगध साम्राज्य का पहला चक्रवर्ती राजा है और इनके समकालीन है पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता। अष्टाध्यायी के रचयिता। अष्टाध्यायी है संस्कृत व्याकरण ग्रंथ।
पाणिनि के अनुसार महापद्मानंद के पास 3000 हाथी थे, 2000 रथ थे और 20,000 पैदल सैनिक थे। अर्थात इनके पास विशाल सेना थी। महापद्मानंद के पास विशाल सेना थी। इनके कुल 8 पुत्र थे और उनमें से एक है घनानंद, अर्थात नंद वंश के द्वितीय शासक है घनानंद, द्वितीय शासक व अंतिम शासक। द्वितीय व अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक। इन्हें भारत का नीरो कहा जाता है। घनानंद एक अयोग्य शासक हैं। भारत का नीरो। घनानंद एक अयोग्य शासक है, लेकिन इनके मंत्री जो थे वो योग्य थे और उनका नाम है राक्षस। उनका नाम है राक्षस और ये समकालीन है सिकंदर के, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के शासक अर्थात सिकंदर ने आक्रमण किया था। तब चाणक्य ने घनानंद के दरबार में आकर बोलते हैं कि महाराज, यूनानी हम पर आक्रमण कर रहे हैं, रक्षा कीजिए, आपके पास तो इतनी बड़ी विशाल सेना है। तो घनानंद अपने दरबारियों अर्थात सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि इसकी चुटिया पकड़कर आप इसे दरबार से खींचकर निकाल फेंकिए। तो सैनिक इसकी चुटिया को पकड़कर दरबार से निकाल देते हैं। तब उनकी चुटिया खुली रहती है। तब वे प्रण लेते हैं, जब तक मैं इन्हें गद्दी से उतार ना फेंकूं तब तक अपनी चुटिया नहीं बांधूंगा। उसके बाद चाणक्य अर्थात कौटिल्य, उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, वे ऐसे करते हैं। अपने शिष्य अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य को इतना तैयार करते हैं कि घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन जमाते हैं। तो घनानंद की हत्या करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी मृत्यु होती है चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों, जो कि इनके पुत्र माने जाते हैं। एक दासी और घनानंद से उत्पन्न हुआ पुत्र है चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य जी को जब पता चलता है कि एक दासी और घनानंद से एक पुत्र भी है, तो इनको गोद ले लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को और तैयार करते हैं कि आपको आगे चलकर मगध साम्राज्य पर शासन करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या कर देते हैं और नए वंश की स्थापना करते हैं, वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश पढ़ने से पहले भारत में विदेशियों का आक्रमण को पढ़ेंगे, जैसे ईरानियों का आक्रमण, यूनानियों का आक्रमण। तो अब देखते हैं भारत में विदेशों का आक्रमण। अब देखते हैं भारत में विदेशियों का आक्रमण। तो मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बनकर निकला था 16 महाजनपदों में। 16 महाजनपदों में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद उभर कर निकला था। इसका विस्तार पूर्वी क्षेत्र में अर्थात ये है हमारे भारत का मैप, कुछ इस टाइप से रफली टाइप बना लेते हैं। इस साइड में पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी
मगध साम्राज्य के शासकों ने, पर इधर पश्चिमी क्षेत्र में छोटे छोटे शासकों का शासन था जो कि कमजोर थे। इधर से तो कोई आक्रमण नहीं कर सकता था क्योंकि इधर हिमालय पर्वत है, इधर है समुद्र, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर और इधर है प्रशांत महासागर। तो इधर से आक्रमण नहीं कर सकते थे। तब जल सेना उतनी शक्तिशाली नहीं थी। इधर का क्षेत्र खैबर दर्रा अर्थात हिंदकुश पर्वत का इलाका, इस क्षेत्र में छोटे छोटे शासकों का शासन था। तो जो भी आक्रमण करता यहीं से प्रवेश करता। तो भारत में आक्रमण करने वाले विदेशीय हैं, पहला है ईरानी और दूसरा है यूनानी। सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया भारत में। पहले से ही भारत में ही छोटे छोटे जो राजाएं थे आपस में लड़ते झगड़ते युद्ध करते थे, पर पहली बार जिनका आक्रमण हुआ भारत में, विदेशी आक्रमण हुआ, वो है हकमनी वंश या हखामनी वंश। संस्थापक है साइरस द्वितीय। यह है पहला आक्रमण जो कि असफल रहा, सफल नहीं हो पाया, असफल रहा। फिर द्वितीय शासक हखामनी वंश के द्वितीय शासक ने आक्रमण किया जिनका नाम है डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम। डेरियस द्वितीय और मिलेंगे, इसीलिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे लिखा जाता है बुक में, ताकि याद करने में आसान हो, जान सकें कि कौन सा डेरियस है, फर्स्ट वाला है या सेकेंड वाला है, इसीलिए फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय ऐसे लिखा जाता है। 516 ईसा पूर्व में कंबोज गंधार महाजनपदों को जीतकर विश्वा प्रांत बनाया डेरियस प्रथम ने, और इनका आक्रमण सफल रहा। इनका आक्रमण सफल रहा। पहला आक्रमण असफल रहा लेकिन दूसरा आक्रमण सफल रहा। तीसरा आक्रमण किया डेरियस तृतीय ने, पर सिकंदर यूनानी सिकंदर ने इनका आक्रमण असफल कर दिया, इन्हें युद्ध में हरा दिया और भारत से हखामनी वंश को समाप्त ही कर दिया। भारत में द्वितीय आक्रमण करने वाले हैं यूनानी, यूनानी अर्थात सिकंदर। चाणक्य जी गए थे घनानंद के दरबार में और इन्हीं के बारे में बताए थे कि सिकंदर यूनानी हम पर आक्रमण कर रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तो घनानंद ने उनकी चुटिया पकड़वा कर दरबार से बाहर निकलवा दिया था। तो अब देखते हैं सिकंदर के बारे में। इनके पिता का नाम है फिलिप, इनका मूल नाम है अलेक्जेंडर। सिकंदर का मूल नाम, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। इनके मूल नाम है अलेक्जेंडर। इनका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व मैसिडोनिया में। कहाँ हुआ था? मैसिडोनिया में, मैसिडोनिया में। गद्दी मात्र 20 वर्ष की आयु में। इनके गुरु का नाम है अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक। अरस्तु अर्थात जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक। इनके गुरु है अरस्तु, अरस्तु है जंतु विज्ञान के जनक। इनका आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व। इनके घोड़े का नाम है बुसेफेलस, बुसेफेलस, बुसेफेलस। प्रिय पत्नी का नाम है रोक्साना। इन्होंने सबसे पहले तक्षशिला के
तक्षशिला पर आक्रमण किया था और तक्षशिला के राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली थी सिकंदर की। द्वितीय आक्रमण किए थे पंजाब पर, झेलम व चिनाब नदी का मध्य क्षेत्र, झेलम को कहते हैं वितस्ता। (326 ईसा पूर्व में राजा पोरस वर्सेस सिकंदर, अर्थात 326 ईसा पूर्व में राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था। पंजाब अर्थात वितस्ता नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। इस युद्ध को कहा जाता है हाइडे स्पेस का युद्ध। एग्जाम में पूछा जाता है हाइडे स्पेस का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। उसके बाद ये सिकंदर पोरस के राजा को हरा देते हैं, लेकिन ये अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, डट कर सामना करते हैं, जिससे सिकंदर प्रभावित होते हैं और पोरस को बोलते हैं कि बताइए आपके साथ क्या किया जाए। तो पोरस बोलते हैं वही किया जाए जो एक राजा के साथ करता है जब वह उसका बंदी बन जाता है। तो सिकंदर प्रभावित होता है, उसको तो जीतना था मगध एक महान शक्तिशाली जनपद बन गया था, इसीलिए उसका टारगेट था मगध। तो पोरस की सहायता लेता है और वितस्ता नदी को पार करने का तरीका मांगता है। यूनानी अंधविश्वास पर ज्यादा विश्वास करते थे, अंधविश्वासी थे यूनानी, और उधर चाणक्य अपनी नीति कर रहे थे कि यूनानियों को आक्रमण करने से कैसे रोकें। यूनानियों को रोकने के लिए चाणक्य रसायन विद्या का प्रयोग करते थे, क्योंकि चाणक्य रसायन विद्या में निपुण थे। उन्होंने यूनानियों के खाने में धीमा जहर मिला दिया था, जिससे वे धीरे धीरे, और यह अंधविश्वास फैला दिया था कि जो भी वितस्ता नदी को पार करेगा वह उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो धीमा जहर होने के कारण कोई 1 दिन में मरता था, कोई 2 दिन में मरता था, ऐसे धीरे धीरे मरते गए। चाणक्य रसायन विद्या में निपुण थे, इसीलिए उन्होंने धीमा जहर मिलवा दिया था यूनानियों के खाने में। तो सारे जो सैनिक थे सिकंदर के वितस्ता नदी को पार करने से मना ही कर दिए। तो सिकंदर को वापस लौटना ही पड़ा। उसके सैनिक मना ही कर दिए कि और आगे नहीं बढ़ेंगे, वितस्ता नदी को पार ही नहीं करेंगे। थल सेनापति थे सिकंदर के, थल सेनापति थे सेल्यूकस, और जल सेनापति थे नियार्कस। एग्जाम में पूछा जाता है सिकंदर के थल सेनापति है सेल्यूकस और जल सेनापति है नियार्कस। सिकंदर लगभग 16 महीने तक भारत में रहा और यहाँ से वापस लौटते हुए 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर से ही अर्थात यूनानियों से ही हमने मुद्रा निर्माण की विधि सीखी है। और ईरानियों से, जब ईरानी हम पर आक्रमण किए तो इनका व्यापार होता था ईरान के साथ, भारत का ईरान के साथ व्यापार होता था। तो ये हो गए भारत में विदेशियों का आक्रमण। 2 आक्रमण हुए हैं ईरानी और यूनानी। हखामनी वंश में साइरस द्वितीय पहला आक्रमण असफल रहा, दूसरा आक्रमण सफल रहा, डेरियस प्रथम ने किया, तीसरा आक्रमण डेरियस तृतीय जिसे सिकंदर ने विफल कर दिया। सिकंदर
यूनानी आक्रमण में सिकंदर मुख्य है। इनके पिता फिलिप थे, मूल नाम अलेक्जेंडर। इनका जन्म 356 ईसा पूर्व मैसिडोनिया में 20 वर्ष में गद्दी प्राप्त की। इनके पिता के मौत के बाद गुरु अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक। इनके घोड़े का नाम है बुसेफेलस। प्रिय पत्नी है रोक्साना। तक्षशिला में सबसे पहले आक्रमण करते हैं। यहाँ के राजा कमजोर होते हैं, वे अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिकंदर और द्वितीय आक्रमण करते हैं पंजाब में, और पंजाब में राजा पोरस वितस्ता या हाइडेस्पेस का युद्ध राजा पोरस व सिकंदर के मध्य पोरस की हार होती है, पर वो डट कर सामना करते हैं। सिकंदर इनकी वीरता से प्रभावित होते हैं और बोलते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, पर मदद मांगते हैं। मगध साम्राज्य को जीतने का रास्ता पूछते हैं। यूनानी अंधविश्वासी होने के कारण चाणक्य के अंधविश्वास के फैलाए हुए जाल में फंस जाते हैं, और ये चाणक्य रसायन विद्या में निपुण होने के कारण यूनानियों के खाने में, यूनानी सैनिक जो रहते हैं उनके खाने में धीमा जहर मिला देते हैं, जिससे वे धीरे धीरे मरते ही जाते हैं। लगभग 19 वर्ष तक सिकंदर भारत में रहा और यहाँ से वापस लौटते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। तो ये हो गया भारत में विदेशियों का आक्रमण। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।